वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर 2022 के बारे में। और जो मॉडल पेपर होगा वो होगा आपके कौन सी विषय वस्तु का, तो विषय वस्तु है आपकी अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बड़े ही आसानी से इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे भाई बंधु, हमारे भाई बहनें, वो सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं लगातार आपके हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करने का प्रयास यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में करने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी लोगों का साथ इसी प्रकार से चाहिए और आप सभी लोग अपना साथ इसी प्रकार से देंगे, यही जो है मैं आशा करता हूं। और यही पूर्ण रूप से जो है एक प्रकार से मैं आप लोगों के प्रति हमेशा से जो है एक प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट को लेकर के चलने वाला प्राणी हूं। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंच सके। तो अर्थशास्त्र से पहले आप लोगों को बता दूं, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर या इसी प्रकार से होम साइंस का वीडियो जल्द ही आएगा ऑब्जेक्टिव वाला। हिंदी साहित्य हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, या इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य या अन्य सब्जेक्ट जो भी बचते हैं, इन सभी के मॉडल पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। हालांकि एक मॉडल पेपर की मैं प्लेलिस्ट जल्द ही क्रिएट कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें समस्त विषय के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जो भी विषय वस्तु आपके हों उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो बीए प्रथम सेमेस्टर के बारे में बात करने हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपको बता दूं कि किसी किसी विश्वविद्यालय में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है और किसी किसी में लिखित होने वाली है। तो इसीलिए लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों का मॉडल पेपर शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा लगातार आपको दिया जाता रहा है। महासंग्राम सीरीज भी आप लोगों की जो है दी जाती रही है। अभी रात के आपकी 8 बजे से क्लास प्रारंभ होगी महासंग्राम सीरीज की, उसको आप लोग देख करके आनंद लीजिए। वो विषय वस्तु है आपकी कौन सी भाई? तो विषय वस्तु है आपकी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की अभी महासंग्राम सीरीज होगी रात के 8 बजे से, आप लोग उसको जरूर देखें। ओके, चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 100 से अधिक प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर जो है प्रश्न हाजिर हो चुके हैं। प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इनके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ही ऑप्शंस आपका सही है। देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है कि उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है। आपको ऑप्शन में ए में दिया है उपयोगिता ह्रास का नियम, या फिर बी ऑप्शन दिया है पूर्ति का नियम, या सी ऑप्शन दिया है मांग का नियम, या ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उपभोक्ता की बचत का जो आधार है वो है उपयोगिता ह्रास का नियम। क्या? उपयोगिता ह्रास का नियम। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी लोग अपने आप में आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक उपभोक्ता को, क्या एक उपभोक्ता को वस्तुओं के क्रय करते समय, एक उपभोक्ता को वस्तुओं के क्रय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है बचत प्राप्त होती है, मतलब कि एक उपभोक्ता को वस्तुओं के क्रय करते समय ए ऑप्शन बचत प्राप्त होती है, बी ऑप्शन आय प्राप्त होती है, या सी ऑप्शन व्यय होता है, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी होता है। तो एक उपभोक्ता जो होता है वस्तुओं को क्रय क्रय जो करता है अर्थात जो बेचता है, तो आप जो व्यक्ति क्रय करता है अर्थात क्रय माने होता है खरीदना और विक्रय माने होता है बेचना। ओके, तो समझने का बात करें, यहाँ पर जब व्यक्ति कोई क्रय करेगा तो वो बचत प्राप्त होगा, उसको क्या प्राप्त होगा भाई? बचत प्राप्त होगा। आपको ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीमांत उपयोगिता का संबंध है। सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की प्रबलता से किया जाता है, जबकि कुल उपयोगिता का संबंध किससे किया जाता है? अर्थात ए ऑप्शन दिया है संतुष्टि से, बी ऑप्शन दिया है असंतुष्टि से, सी ऑप्शन है आय से, या डी ऑप्शन है वस्तुओं से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की प्रबलता से होता है, जबकि कुल उपयोगिता का जो संबंध होता है वह संतुष्टि से होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उपभोक्ता बचत सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। उक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? कथन कौन सा है? एक बार फिर से सुनिए। उपभोक्ता बचत सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। ये कथन किस समाजशास्त्री या फिर सॉरी किस अर्थशास्त्री का है? करेक्ट आपका ऑप्शन ए दिया है प्रोफेसर मार्शल, बी दिया है प्रोफेसर जो है ड्यूगिट, और सी ऑप्शन दिया है मतलब कि प्रोफेसर जेके मेहता, और डी दिया है प्रोफेसर गैसन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल, जो है प्रोफेसर मार्शल ने ये कथन कहा है उपभोक्ता बचत सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके सामने है कि उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों का अंतर होता है, यह परिभाषा किसकी है? कि उपभोक्ता की परिभाषा को देते हुए या उपभोक्ता की बचत की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने ऐसा कहा कि उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों का अंतर होता है? आपके सामने ऑप्शन है प्रोफेसर जो है पेंसन, आपको ऑप्शन बी में दिया है प्रोफेसर टासिंग, सी में दिया है प्रोफेसर मार्शल और डी में दिया प्रोफेसर सेन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो प्रोफेसर टांसिंग, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, प्रोफेसर टांसिंग इन्होंने कहा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से आ सकता है कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं का उपयोग करता है, उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं का क्या करता है? उपयोग करता है, वैसे वैसे ही वस्तुओं की उपयोगिता का क्रम जो होता है बढ़ जाता है या समान हो जाता है या फिर स्थिर हो जाता है या घट जाता है? बताएं। तो जैसे उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं का उपयोग करता है, वैसे वैसे ही वस्तुओं की उपयोगिता का क्रम जो होता है वह क्या कर जाता है? घट जाता है। ओके, तो जैसे जैसे उपयोगिता के प्रकार से उपभोक्ता जो होता है वस्तुओं का उपयोग करता जाएगा, वैसे वैसे वस्तुओं की उपयोगिता क्रम जो होगी वो घट जाएगी। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जब तक उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं हो जाता तब तक उपभोक्ता की आय अधिक हो जाती है। ए ऑप्शन, बी है आय कम हो जाती है, सी है बचत नहीं होगी, या डी है आपकी बचत अधिक होगी। तो जब तक मेरे प्यारे दोस्तों उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं हो जाता है तब तक उपभोक्ता की जो बचत होती है, मतलब कि बचत जो होती है वो होगी ही नहीं, उसको तो बचत नहीं होगी। ऑप्शन सी में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता की बचत। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या में द्रव्य की सीमांत उपयोगिता का अस्थिर मान लेते हैं, या बी ऑप्शन है स्थिर मान लेते हैं, या सी ऑप्शन है स्थिर व अस्थिर दोनों मान लेते हैं, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो उपभोक्ता की बचत की व्याख्या में द्रव्य सीमांत उपयोगिता का क्या लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसका अस्थिर मान लेते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, अस्थिर मान लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा कि उपभोक्ता द्रव्य की इकाइयों को कम करता है। उपभोक्ता जो होता है द्रव्य की इकाइयों को क्या करता है? कम करता है, और उससे मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है। यह मान्यता सही है या गलत है, या सही व गलत दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ये उपयोगिता, ये जो सिद्धांत है, उपभोक्ता द्रव्य की इकाइयों को कम करता है और उससे मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है, ये मान्यता बिल्कुल कैसी है? गलत है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, क्लियर हो रही बातें? चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते चले मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही मजा आ जाएगा ये वीडियो में और बहुत सारी चीजें आपको जानने की मिलेगी। इकोनॉमिक्स लगातार आप लोगों के समक्ष बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके भी जो है वीडियो के नीचे आपके चैनल पर शुक्ला IT पॉइंट में, और उसी को देखते हुए हमने आपको सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए इकोनॉमिक्स की। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उदासीनता वक्र मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है जिन पर व्यक्ति उदासीन होता है। उक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर ईस्थम का, ऑप्शन बी है प्रोफेसर मार्शल का, ऑप्शन जो है सी है आपका प्रोफेसर एजवर्थ का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट से बताने का प्रयास करें, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कथन किसका है? प्रोफेसर ईस्थन का है। किसका है? प्रोफेसर ईस्थन। आपको ऑप्शन ए में दिख रहे होंगे। इन्होंने कहा था कि उदासीनता वक्र मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिन पर व्यक्ति उदासीन होता है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर ईस्थम नाम के अर्थशास्त्री का। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि प्रतिस्थापन सीमांत दर द्रव्य की वह मात्रा है जो उस वस्तु की इकाई के बराबर की संतुष्टि प्रदान करेगी। ये कथन जो है किस समाजशास्त्री का है, सॉरी अर्थशास्त्री का है? करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन दिया है प्रोफेसर हिग्स, बी ऑप्शन दिया प्रोफेसर ईस्थन मतलब ईस्थम, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया प्रोफेसर बोल्डिंग, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय ने कथन कहा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, प्रतिस्थापन जो है प्रतिस्थापन सीमांत दर द्रव्य की वह मात्रा होती है जो उस वस्तु की इकाई के बराबर की संतुष्टि प्रदान करेगी। ये कथन किसका है? तो प्रोफेसर बोल्डिंग का है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण, मुख्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण अर्थात जो है कंस्ट्रक्शंस ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू
नाम की जो पुस्तक है वो किस अर्थशास्त्री की है? ऑप्शन ए दिया प्रोफेसर एलन, बी ऑप्शन दिया प्रोफेसर स्टस मतलब कि स्ट्रस्की, और सी ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इस पुस्तक का अर्थात मुख्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर एलन। कौन है प्रोफेसर एलन? ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ कैपिटल नाम की पुस्तक किस अर्थशास्त्री की है? ए ऑप्शन प्रोफेसर मार्शल, बी है प्रोफेसर हिक्स, और सी है प्रोफेसर जो है स्लस्ट की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जो पुस्तक है उसके लेखक है प्रोफेसर हिक्स। कौन है प्रोफेसर हिक्स? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, घटती हुई सीमांत जो है प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत घटती हुई उपयोगिता के नियम का केवल रूपांतरण नहीं है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन प्रोफेसर हिक्स है, बी ऑप्शन है प्रोफेसर एलन, सी है प्रोफेसर मार्शल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? और डी है इनमें से कोई नहीं। तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत घटती हुई उपयोगिता के नियम का केवल रूपांतरण नहीं है, यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों किसका? प्रोफेसर हिक्स का। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु की मांग होने पर यदि दूसरी वस्तु की मांग भी उत्पन्न हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? अगर एक वस्तु की मांग जो है होती है और उसी के बाद में फिर दूसरी वस्तु की मांग भी उत्पन्न हो जाती है, कहाँ ये एक वस्तु लाई, जैसे कि मोटरसाइकिल खरीदे हो, तो मोटरसाइकिल खरीदने के बाद में होगा क्या कि आपको पेट्रोल की मांग तुरंत बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ बताएं कि ये क्या कहलाती है? पूरक मांग कहलाती है, ऑप्शन बी है व्युत्पन्न मांग, या सी है संयुक्त मांग, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम एक वस्तु की मांग मतलब कि जब एक वस्तु की मांग होने पर दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाती है तो उस प्रकार की मांग को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं, व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा बड़े बड़े अक्षरों में कि मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध बताता है। बताएं फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए है गुणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ऋणात्मक, और डी है परिमाणात्मक। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध बताता है। कैसा संबंध बताता है? तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, गुणात्मक सिद्ध बताता है। क्या बताता है भाई? गुणात्मक संबंध बताता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मांग के नियम के अनुसार मूल्य बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है। मांग के नियम के अनुसार जब मूल्य में हम बढ़ोतरी करते हैं तो मांग में क्या होता है? किसी चीज़ के मूल्य में अगर बढ़ोतरी हो गई, चीनी 30 रुपये किलो थी और चीनी 40 रुपये किलो हो गई, अब मूल्य में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई, तो मांग में क्या होगी? जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, मांग में तुरंत कमी हो जाएगी। जैसे भाई जो चीज़ियाँ आपकी 10 रुपये की मान लेते मिलती थी वही 20 की मिलेंगी, तो मांग जैसे कि आप उसको 1 किलो खाते थे तो अब आधे किलो खाएंगे क्योंकि महंगी हो गई वो। ठीक, तो ये होगा क्या? मांग में कमी आती है। ऑप्शन इसका बी पहले से करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वस्तु की बिक्री उसके मूल्य से निर्धारित होती है, कथन किसका है? वस्तु की जो बिक्री होती है उसके मूल्य से निर्धारित होती है, कितना बिकेगी वो। सस्ती है तो ज़्यादा बिकेगी, महंगी है तो थोड़ा कम बिकेगी, ये बात निर्धारित है, ये चीज़ें एकदम कन्फर्म है। तो ये कथन किसका है कि वस्तु की बिक्री उसके मूल्य से निर्धारित होती है? ए ऑप्शन है प्रोफेसर हिक्स, बी है सैमुअल्सन, सी और है आपका प्रोफेसर बेनहम, और डी है प्रोफेसर मार्शल। करेक्ट आंसर इसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों बेनहम महोदय का ये मानना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है कि वस्तु की बिक्री उसके मूल्य से निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, फटाफट से देखने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें फटाफट से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि मांग की लोच के विचार को देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? आपसे एग्जाम से और भी प्रश्न बन सकते हैं। एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न एक है कि रिवीजन जो है डिमांड थ्योरी, रिवीजन डिमांड थ्योरी जो है किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? तो ये भाई पुस्तक है प्रोफेसर आर हिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पूंजी स्वयं मांग का सृजन करती है, पूंजी स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है? तो जेबी से का है। किसका है भाई? जेबी से का कथन है ये। किसका? जेबी से का कथन है। जेबी का कथन है किसका? जेबी से का कथन है कि पूंजी स्वयं मांग का सृजन करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आपको जो है एग्जाम से बनने वाली चीज़ें तो इसलिए हमने आपको इसको बताया। प्रश्न आपका है, चलें आइए स्क्रीन पर आप लोग, कि मांग की लोच के विचार को देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए ऑप्शन है पॉल सैमुअल्सन, बी है एडवर्ड कैनन, बी और सी है आपका प्रोफेसर रॉबिन्स, और डी है प्रोफेसर बोल्डिंग या फिर बोल्डिंग। क्या लिखा है? बोल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई?
इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो मांग की लोच के विचार को देने का श्रेय जो है वो पाल सैमुअल्सन का है। किसका है? पाल सैमुअल्सन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाले अंतर की माप को मांग की लोच कहा जाता है। ये कथन किसका है भाई? अगर मूल्य में परिवर्तन होगा तो उसी के कारण से मांग की मात्रा में पड़ने वाला जो अंतर होगा कि मांग पहले कितना थी, मूल्य में परिवर्तन होने से पहले मान लीजिए चीनी 30 रुपये किलो थी और उसके बाद में अचानक में चीनी 40 रुपये किलो हो गई या चीनी 20 रुपये किलो हो गई, तो उसके बीच में अर्थात जो चीनी की मात्रा थी, अर्थात जो बिक रही थी जिस मांग में, मतलब कि जितना मांग थी कि 10 किलो चीनी की मांग थी मार्केट में, और चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो भाई जाहिर सी बात है कि 8 किलो चीनी की मांग होगी। और अगर मूल्य में घटोतरी होती है, चीनी जो है 30 के बजाय 20 की हो जाती है, तो चीनी जो है 15 किलो की मांग में वृद्धि होगी। तो आखिरकार ये जो अंतर होता है इन दोनों मात्रा में किस प्रकार से घटता बढ़ता है, तो माप को मांग की लोच कहा जाता है। इसी को जो घटते बढ़ता है इसी को मांग की लोच कहा जाता है। समझ में आ गई बातें? तो ये कथन किसने कहा था? तो मांग की लोच आपकी समझ में आ गई होगी। मांग की लोच का मतलब ये है कि मान लेते चीनी 30 रुपये किलो थी और चीनी 40 रुपये किलो हो गई, मांग में वृद्धि हो गई, मतलब कि उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। अब जैसे मूल्य में वृद्धि होगी तैसे क्या हो जाएगी, मांग में तुरंत कमी आ जाएगी। और जैसे ही मूल्य में घटोतरी होगी, चीनी 30 में थी और 20 में आप बिकने लगेगी, तो ऐसे क्या होगा कि चीनी 10 किलो जहां बिकती थी वहीं 20 किलो बिकना प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात मांग में वृद्धि हो जाएगी। और यही मांग में घटोतरी और मांग में वृद्धि जो कि मूल्य पर निर्धारित होती है, इसी को मांग की लोच के नाम से जाना जाता है। जो है खास करके यही बात इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और कौन से अर्थशास्त्री हैं? ऑप्शन ए दिया प्रोफेसर ईस्थम, और बी दिया है प्रोफेसर के जो है कियर्न क्रॉस, और सी दिया है प्रोफेसर रॉबिन्स, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर कियर्न क्रॉस ने। ये कथन किसने कहा? बी ऑप्शन, प्रोफेसर कियर्न क्रॉस ने। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मांग की लोच मापने की प्रमुख विधियां हैं। मांग की लोच मापने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए दिया है, मतलब कि मापने की प्रमुख विधियां कितनी हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 6। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 6 विधियां हैं। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। मांग की लोच मापने की अनुपातिक रीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया है? ए ऑप्शन है प्रोफेसर फ्लक्स ने, बी है श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने, और सी ऑप्शन है आपका प्रोफेसर कियर्न क्रॉस ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि मांग की लोच मापने की अनुपातिक रीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? किसने किया था? प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। किसने? प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा कि मांग की लोच मापने की क्या भाई, मांग की लोच मापने की बिंदु रीति का प्रयोग किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? मांग की लोच मापने की बिंदु रीति का प्रयोग किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? ऑप्शन है प्रोफेसर ईस्थम, बी है प्रोफेसर जो है जेवंस, और सी है प्रोफेसर बोल्डिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो मांग की लोच मापने की जो बिंदु रीति का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर बोल्डिंग ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर बोल्डिंग ने किया था। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मांग की लोच की जो मापने की जो बिंदु रीति है, तो बिल्डिंग में पहले बिंदु रखा जाता है एक प्रकार से कि हाँ कहाँ कहाँ पर बिल्डिंग करनी है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, जब भी बिंदु रीति आएगी तो आप समझिए बिल्डिंग वाले हैं। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि आय की धनात्मक लोच। क्या? आय की धनात्मक लोच का अर्थ है कि आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग में क्या होती है? कमी आती है, वृद्धि होती है, या फिर अपरिवर्तन रहती है मांग, जो मांग होती है। तो आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग में क्या होती है? तो आय की धनात्मक लोच का अर्थ क्या होता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग में क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वस्तु की मांग में भी क्या होता है? अपरिवर्तन, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आय की धनात्मक लोच का अर्थ यही होता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मांग की लोच का महत्व है। क्या महत्व है? व्यवहारिक महत्व है या सैद्धांतिक महत्व है, या व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों तरीके से महत्व है, या कोई महत्व नहीं होता है? तो मांग की लोच का क्या महत्व है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका सैद्धांतिक महत्व है अपना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एकाधिकारी द्वारा उन वस्तुओं का मूल्य ऊंचा रखा जाता है जिनकी मांग की लोच होती है। एकाधिकारी के द्वारा उन वस्तुओं का मूल्य ऊंचा रखा जाता है जिनकी मांग की लोच होती है। कैसी? अधिक लोचदार, या ऑप्शन बी है कम लोचदार, या सी है बेलोचदार, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो एकाधिकारी द्वारा उन वस्तुओं का मूल्य ऊंचा रखा जाता है जिनकी मांग की लोच कम लोचदार होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्यतया उत्पादन, क्या भाई फटाफट से देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामान्यतया उत्पादन फलन होता है, कैसा होता है। ए ऑप्शन है 2 प्रकार का, बी ऑप्शन है 3 प्रकार का, सी ऑप्शन है 4 प्रकार का और डी ऑप्शन है 5 प्रकार का। तो सामान्यतः उत्पादन जो फलन होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, तो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओके चलिए, उत्पादन फलन क्या है भाई, एक साधन है या लागत है, कीमत है या लाभ है। तो उत्पादन फलन क्या है, एक साधन है। एग्जाम से प्रश्न पूछे कि उत्पादन फलन है, आपको ऑप्शन में देगा लागत है या आपको ऑप्शन में देगा साधन है या फिर कीमत है या लाभ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका साधन होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं अगली इकाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, क्या है भाई प्रश्न। प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन फलन से संबंधित अर्थशास्त्री नहीं है। कौन जो है उत्पादन फलन से संबंधित अर्थशास्त्री नहीं है। प्रोफेसर का बी ऑप्शन, बी है प्रोफेसर डगलस, सी है प्रोफेसर सैमुअलसन और डी है प्रोफेसर मार्शल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, प्रोफेसर मार्शल जो है वो उत्पादन फलन से संबंधित अर्थशास्त्री नहीं है। बाकी प्रोफेसर डगलस, प्रोफेसर काब, सैमुअलसन ये सब हैं। आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पैमाने की विचारधारा है। पैमाने की विचारधारा क्या है, अल्पकालीन है या फिर दीर्घकालीन है या अति अल्पकालीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पैमाने की जो विचारधारा है वो कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दीर्घकालीन विचारधारा। कैसी है, वो दीर्घकालीन विचारधारा है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या है। उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है भौतिक उत्पादन में वृद्धि करना, बी है रोजगार सृजन करना या फिर सी है आपका लाभ अर्जन करना या फिर डी है मानव संतुष्टि। तो उत्पादन का जो मौलिक उद्देश्य है वो क्या है मेरे भाई, लाभ अर्जित करना। क्या करना, लाभ कमाना। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत करने के बाद में कंटेंट तैयार किया जाता है। आप सभी को बता दूं कि लगातार मेहनत करने के साथ ही साथ आप लोगों को पता ही होगा कि जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा इसी प्रकार से मैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास आप लोगों के समक्ष दी जाती है। मॉडल पेपर ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वहीं से लगभग 60% से ऊपर फंसे। और आपको बता दूं कि बहुत सारे आपको घुमाने वाले मिलेंगे कि बस इतना ही पढ़ लो बस हो जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं करता कि बस इतना पढ़ लो, क्योंकि उतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। संकीर्ण विचारधारा वाले व्यक्ति हमेशा पछताते हैं और जो व्यक्ति व्यापक विचारधारा वाले होते हैं हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ना है कि बीच में लटकना है भंवर में, तो आप खुद पर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहते हैं, संकीर्ण विचारधारा या फिर व्यापक विचारधारा। व्यापक विचारधारा पढ़ना है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और संकीर्ण वाले के लिए मैं नहीं जानता कि आपके लिए क्या सही क्या नहीं सही है। हालांकि मैं भी आपको संकीर्ण विचारधारा से प्रेरित करने के लिए बचता हूँ, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं। और लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें हमने इस प्रकार से बताया ताकि आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी उसी में समाहित होने का प्रयास रहेगा। बस उस उतने ही 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से उनको अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो एग्जाम से में बस वहीं से प्रश्न आने हैं, ये बात मैं भी बता रहा हूं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो 11 इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, प्रश्न है आपके सामने कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध होता है दीर्घकाल में, दीर्घकाल होता है या अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों से होता है या फिर अल्पकाल से होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध क्या है भाई, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध है कि अल्पकाल से होता है। किस काल से, अल्पकाल से होता है। अल्पकाल कम समय के लिए, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब उत्पादन की इकाई, क्या, जब उत्पादन की इकाई का निरंतर प्रयोग करने पर उत्पादन स्थिर हो जाते हैं। जब उत्पादन की इकाई का लगातार या निरंतर प्रयोग करने पर उत्पादन स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम, बी है उत्पत्ति समता नियम या फिर उत्पत्ति अस्थिरता नियम या फिर उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्या करेक्ट आंसर इसका होगा इसका, तो जब उत्पादन की इकाई का निरंतर प्रयोग कर उत्पादन स्थिर हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसी को मेरे प्यारे दोस्तों हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। क्या कहते हैं, उत्पत्ति समता नियम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब कभी उत्पादक साधनों को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाता है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है कि जब कभी उत्पादक के साधन, मतलब जो उत्पादक हैं उनके साधनों को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाता, मतलब कि एक प्रकार से मान लेते हैं कि 3 जो है सामान बनाए जा रहे थे, अब 4 सामान जो है अब बनाए जा रहे हैं, तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जब उत्पादक के साधन बढ़ते हैं तो उत्पाद मतलब कि भी उसी, मतलब कि उत्पादन भी उसी साधनों में बढ़ता है। मान लेते हैं कि जो है 3 फैक्ट्री थी चीनी की,
तो अब 4 फैक्ट्री लगवा दी गई है, तो क्या एक प्रकार से जो उत्पादन होगा अर्थात चीनी ज़्यादा निकलेगी। तो उसी प्रकार से यही पूछा रहा कि उत्पादन में भी अनुपात बढ़ता है। यह विद्वान मतलब किसने बताया था कि, तो एली ने बताया था प्रोफेसर, या प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर स्टिगलर ने। क्या बताया, किसने बताया था भाई, तो प्रोफेसर स्टिगलर ने बताया था कि जब कभी उत्पादक साधनों को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में हमने उत्पादक के साधनों को बढ़ाया है। ठीक है, ये बात बताई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि यह नियम उतना ही सर्वव्यापी है जितना कि जीवन का नियम है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार परीक्षा में प्रश्न बनता है यहाँ से कि जब कभी क्या भाई कि यह नियम उतना ही सर्वव्यापी है जितना कि जीवन का जो है नियम है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। ए ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल का, बी है प्रोफेसर रॉबिन्स का, और सी है आपका प्रोफेसर केर्नक्रास का, और डी है प्रोफेसर जो है बिकस्टेड का। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका प्रोफेसर बिकस्टेड ने कथन कहा था कि यह नियम उतना ही सर्वव्यापी है जितना कि जीवन का नियम है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, प्रोफेसर बिकस्टेड। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। ए है उद्योग क्षेत्र में, बी है कृषि क्षेत्र में, सी है खनन क्षेत्र में, और डी है उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, उत्पादन वृद्धि जो नियम होता है वह सभी क्षेत्रों में लागू होता है, उद्योग क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी और खनन क्षेत्र में भी, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पैमाने का प्रतिफल द्योतक है। द्योतक माने होता है कि उसको बताता है। पैमाने का प्रतिफल द्योतक है। अल्पकालीन धारणा के लिए द्योतक है, या दीर्घकालीन धारणा के लिए, और उपयुक्त दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, दीर्घकालीन धारणा के लिए द्योतक है क्या, पैमाने का प्रतिफल जो होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो में बातचीत मत करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, बाजार शब्द से क्या आशय है। बाजार शब्द से क्या आशय है मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि बाजार शब्द से क्या आशय है। ए ऑप्शन दिया है क्रेता व विक्रेता का होना, बी है वस्तुओं का होना, या सी है उत्पादनकर्ता का होना, या डी है उपयुक्त सभी का होना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बाजार वहीं बनना शुरू हो जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, अर्थात क्रेता और विक्रेता मिलकर के बाजार बनाते हैं। हालांकि बाजार में वस्तुओं का होना भी अनिवार्य होता है, उत्पादनकर्ता का भी अनिवार्य होता है, लेकिन बाजार का निर्माण जो होता है क्रेता और विक्रेता से खास करके होता है प्रमुख रूप से। तो ऑप्शन ए लगाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है और आपके बुद्धिमत्ता का परीक्षण लेने के लिए प्रश्न हाजिर है कि श्रम विभाजन का विस्तार बाजार के विकास से सीमित हो जाता है। उक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है। ए ऑप्शन दिया है प्रोफेसर जेवंस, बी दिया है प्रोफेसर टांजिंग, और सी दिया है आपको प्रोफेसर मेयर्स, और डी दिया प्रोफेसर एडम स्मिथ। करेक्ट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करें सभी लोग। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। फिर से एक बार, श्रम विभाजन का विस्तार बाजार के विकास से सीमित हो जाता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है मेरे प्यारे दोस्तों प्रोफेसर एडम स्मिथ का। किसका है, प्रोफेसर एडम स्मिथ का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्र के अनुसार बाजार को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्षेत्र के अनुसार, अर्थात क्षेत्र के अनुसार बाजार को निम्नलिखित कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने बाजार को कितने भागों में बांटा है। तो प्रोफेसर मार्शल ने 4 भागों में बांटा है बाजार को। कितने भागों में, ऑप्शन ए में दिया है 4 भाग, वही 4 भाग करेक्ट है। तो प्रोफेसर मार्शल ने बाजार को 4 भागों में, वैसे क्षेत्र के हिसाब से बाजार 3 भागों में बटा हुआ है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए वेट कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रश्न है कि बाजार के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ए ऑप्शन है आर्थिक कारक, बी है सामाजिक कारक, और सी है राजनीतिक कारक, और डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बाजार के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो सबसे पहला कारण कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो सामाजिक कारण होते हैं। कैसे, सामाजिक कारण। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। लेकिन वैसे तो बाजार को क्षेत्र बाजार के क्षेत्र को अगर प्रभावित करेंगे तो सामाजिक कारण प्रभावित करेंगे, ना कि आर्थिक और राजनीतिक करेंगे। तो इसीलिए सामाजिक कारण के यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल और सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है, बाजार में क्रेता व विक्रेता की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, असंख्य होनी चाहिए, पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है, तो बाजार में क्रेता व विक्रेता की संख्या कितनी होनी चाहिए, असंख्य होनी चाहिए। मतलब कि उनकी कोई संख्या ना हो, मतलब ऐसा कोई गिना या फिर कम ज़्यादा की नहीं बात है, असंख्य कुछ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई असंख्या बिना संख्या में होती तो भी चलता है। आगे देखते हैं, बाजार से हमारा तात्पर्य, हमारा आशय उस साधारण क्षेत्र से होता है जहां ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं जो उस वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करती हैं।
ये परिभाषा बाजार की किस अर्थशास्त्री ने दी है? ऑप्शन ए में दिए हैं प्रोफेसर एली, बी है प्रोफेसर कुर्नो और सी है प्रोफेसर चैपमैन और डी है प्रोफेसर कियर्न क्रॉस। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है बाजार से हमारा आशय उस साधारण क्षेत्र से होता है जहां ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं जो उस वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है प्रोफेसर एली महोदय का। ऑप्शन इसका ए में दिए हैं प्रोफेसर एली, इन्होंने ये परिभाषा दी थी बाजार की। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में बाजार का आशय क्रेताओं व विक्रेताओं के मध्य किसी साधन अथवा वस्तु के आदान प्रदान से होता है। उक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन ए दिया है प्रोफेसर चैपमैन, बी दिया है प्रोफेसर केर्न क्रॉस और सी दिया है आपको प्रोफेसर एली और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि अर्थशास्त्र में बाजार का आशय क्रेताओं व विक्रेताओं के बीच में किसी साधन अथवा वस्तु के आदान प्रदान से होता है, वही बाजार होता है। बाजार किस प्रकार से परिभाषा दी है? प्रोफेसर केर्न क्रॉस ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक उत्पादक किस बाजार में उत्पन्न की मात्रा मतलब कि एक उत्पादक किस बाजार में उत्पादन की मात्रा व कीमत दोनों में से किसी एक को निर्धारित करता है? एक उत्पादक जो होता है किसी बाजार में उत्पादन की मात्रा व उसकी कीमत दोनों में से किसी एक को निर्धारित करता है। ए ऑप्शन दिया है एकाधिकारी बाजार में ऐसा होता है, या अल्पकालीन बाजार में ऐसा होता है, या सी क्रेताधिकार बाजार में ऐसा होता है, फिर डी दिया है आपको पूर्ण बाजार में ऐसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा कि एकाधिकारी बाजार में एक उत्पादक किसी एक उत्पादक जो होता है उत्पादन की मात्रा और कीमत दोनों में से किसी एक को निर्धारित कर सकते हैं। किसमें? एकाधिकार बाजार में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है और यही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने विजुअल हो पा रहा होगा, फटाफट से देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या है देखने का प्रयास करें सभी लोग। प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग में फर्मों का आकार इतना छोटा होता है कि कोई भी फर्म मूल्य को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन बी दिया है आप प्रभावित कर सकती है, ऑप्शन सी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों प्रभावित नहीं कर सकती है, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण स्पर्धात्मक उद्योग में फर्मों का जो आकार इतना फर्मों का आकार इतना छोटा होता है कि कोई भी फर्म मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती? प्रभावित नहीं कर सकती। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घकाल में उद्योग की प्रत्येक फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता दशा में लाभ होता है। ए ऑप्शन बी है लाभ नहीं होता है, सी ऑप्शन है लाभ ना होता है, ना ही हानि होती है, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो दीर्घकाल में मेरे प्यारे दोस्तों उद्योग की प्रत्येक फर्म को पूर्ण जो है प्रतियोगिता दशा में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्पादक दीर्घकाल में मांग के अनुसार उत्पादन में कर सकता है। उत्पादक जो होता है दीर्घकाल में ज़्यादा समय में मांग के अनुसार उत्पादन में क्या कर सकता है? कमी कर सकता है या फिर वृद्धि कर सकता है, या उपयुक्त में ए और दो अर्थात कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? उत्पादक जो होगा दीर्घकाल में मांग के अनुसार उत्पादन में एक प्रकार से कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया है? ए ऑप्शन दिया प्रोफेसर रॉबिन्स ने, बी है श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने, और जो है सी ऑप्शन दिया प्रोफेसर किन्स ने, और डी ऑप्शन दिया सैमुअलसन ने। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने जो है ये कथन कहा है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार इन्होंने सबसे पहले दिया। किसने? श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगत औसत आगम से अधिक होता है या कम होता है या समान होता है, फिर इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? कम होता है। कितना क्या होता है? कम होता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पुस्तक के रचयिता कौन अर्थशास्त्री हैं? पुस्तक के रचयिता कौन अर्थशास्त्री हैं भाई? पुस्तक के रचयिता कौन अर्थशास्त्री हैं? एक प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? पुस्तक के रचयिता कौन अर्थशास्त्री हैं? तो भाई वो कौन है? जॉन रॉबिन्स हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ए ऑप्शन दिया है आपका, ए ऑप्शन दिया है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का विपरीत रूप होता है। तो ये सही नहीं लग रहा, बिल्कुल गलत है आपका। अगला प्रश्न है एकाधिकृत पूर्ण प्रतियोगिता का अधिकतम पूर्ण रूप है, ये भी गलत है।
दूसरे 2 गलत हो गए आपके। ये है एकाधिकृत प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण, ये भी गलत है आपका। सही आपका है कि एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का एक ही रूप होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, फर्म एवं उद्योग एक ही होते हैं, या बी ऑप्शन है फर्म स्वयं कीमत निर्धारक होती है, या सी ऑप्शन है नई फर्मों में मतलब नई फर्मों के प्रवेश में प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी शर्तें होती हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा, उपर्युक्त सभी शर्तें होती हैं, डी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एकाधिरात्मक प्रतियोगिता का विचार किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन है प्रोफेसर कीन्स ने, बी है प्रोफेसर गोसेन ने, और सी है आपका प्रोफेसर चेम्बरलिन ने, और डी है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो एकाधिकार प्रतियोगिता का विचार किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया है, तो है मेरे प्यारे दोस्तों चेम्बरलिन ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोफेसर चेम्बरलिन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। आइए बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में और जानते हैं कि आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर क्या है। एक बार उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से एक बार 10-12 लोगों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। 10-10 लोगों के पास प्रत्येक व्यक्ति वीडियो को शेयर करेगा। चलिए फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एकाधिकारी की वस्तु के लिए मांग की लोच होती है, या ए ऑप्शन या कम होती है, बी ऑप्शन अधिक होती है, सी ऑप्शन शून्य होती है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताने का प्रयास करें सभी लोग कि एकाधिकारी की वस्तु के लिए मांग की लोच जो होती है वो कैसी होती है, वो शून्य होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर चैपमैन ने एकाधिकार को कितने भागों में बांटा है भाई, तो प्रोफेसर चैपमैन ने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से कि एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो। यह कथन किसका है, तो एकाधिकारी की परिभाषा देते हुए किस विद्वान ने ऐसा कहा कि जो है कि जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो वही क्या होता है, एकाधिकारी होता है, या उसे एकाधिकारी समझना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रोफेसर लर्नर ने, बी है प्रोफेसर टॉमस, सी है प्रोफेसर चेम्बरेल और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा चेम्बरेल। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि जो है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ओलिगो जो है शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ए ऑप्शन है इंग्लिश भाषा से, बी है ग्रीक भाषा से, सी है स्पेनिश और डी है फ्रांसीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओलिगोपोली जो है वो ग्रीक भाषा से है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है अल्पाधिकार है, अल्पाधिकार क्या होता है। अगला प्रश्न है कि अल्पाधिकार है, ए ऑप्शन है अपूर्ण प्रतियोगिता संबंधित है, या पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो अल्पाधिकार की जो है अल्पाधिकार क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता संबंधी होता है। किससे, अपूर्ण प्रतियोगिता संबंधित। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है अल्प अधिकार की विशेषता क्या है। अल्प अधिकार की विशेषता है, ए ऑप्शन है विक्रेताओं का अल्प विक्रेताओं का अल्प होना यानी कम होना। ऑप्शन बी है अल्प लगभग अल्पाधिकार लगभग प्रमाणित वस्तुओं का ही उत्पादन करता है, या सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, विक्रेता भी इसमें अल्प होते हैं अल्पाधिकार में, और साथ ही साथ अल्पाधिकार लगभग प्रमाणित वस्तुओं का ही उत्पादन करता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन है वान न्यूमैन ने, बी है मोर्न गेंसटर ने, सी है ए और बी दोनों ने, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन दिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, वान न्यूमैन और जो है मोर्न गेंसटर दोनों ने खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों ने। अगला प्रश्न आपके सामने है दी थियरी ऑफ गेम्स, क्या भाई, दी थियरी ऑफ गेम्स, दी थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई। दी थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर नामक पुस्तक जो है वो कब प्रकाशित की गई भाई, तो उसका प्रकाशन वर्ष 1944 में होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा अल्पाधिकार को लेकर के। अगला प्रश्न है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में या तो समरूप वस्तु उत्पादित करती हैं या उत्पादित जो है करती है।
तो बताएं फटाफट से करने का। अल्पाधिकार के अंतर्गत जो फर्में होती हैं या तो समरूप वस्तुएं उत्पादित करती हैं या फिर कैसी वस्तुएं, डॉट डॉट के स्थान पर क्या आएगा, विजातीय वस्तुएं उत्पादित करती हैं या विभेदीकृत वस्तुएं उत्पादित करती हैं, समजातीय या फिर विजातीय और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुएं ये लोग करती हैं। तो यही करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन, विजातीय और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करती हैं कौन, जैसे अल्पाधिकार में के अंतर्गत फर्में या तो समरूप वस्तुएं उत्पादित करती हैं या फिर विजातीय और विभेदीकृत वस्तुएं उत्पादित करती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है कि किस स्थिति में कोई भी फर्म अपनी सुविधा अनुसार उत्पादन की मात्रा एवं कीमतें निर्धारित कर सकती है। ए ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, बी है एकाधिकार बाजार में, सी है दोनों स्थितियों में और डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो किस स्थिति में, मेरे प्यारे दोस्तों बताने का प्रयास करें फटाफट से कि किस स्थिति में कोई भी फर्म अपनी सुविधा के अनुसार उत्पादन की मात्रा एवं कितनी मतलब कीमतें निर्धारित कर सकती है। तो बताने का प्रयास करें तो एकाधिकारी बाजार में, कहाँ पर, एकाधिकारी बाजार में किसी भी स्थिति में कोई भी फर्म अपनी सुविधा के अनुसार उत्पादन की मात्रा एवं कीमतें निर्धारित कर सकती है। किसमें, एकाधिकार बाजार में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी अर्थशास्त्री ने लाभ पर एकाधिकार शक्ति को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया। किस अर्थशास्त्री ने लाभ पर एकाधिकार शक्ति को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया। ए ऑप्शन है शूम पीटर, बी है फ्रे नाइट और सी है ऑप्शन एपी लर्नर और डी है जो है इरविंग फिशर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो एपी लर्नर ने जो है लाभ पर एकाधिकार शक्ति को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। किसने, एपी लर्नर। ऑप्शन इसका जो है कौन सा करेक्ट है भाई, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखें कि फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के में बुनियादी तत्व शामिल हैं। फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बारे में निर्णय लेने में बुनियादी तत्व शामिल है कौन कौन। ऑप्शन ए है उत्पादन की लागत, बी है विपणन और सी है उत्पाद विभेद और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बारे में निर्णय लेने में बुनियादी तत्व जो शामिल हैं वो कौन शामिल हैं, उत्पादन की लागत भी शामिल है, विपणन भी शामिल है, उत्पाद विभेद भी शामिल है, अर्थात उपरोक्त डी अर्थात ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रम बाजार में प्रयुक्त किए जाने वाला माप है। श्रम बाजार में प्रयुक्त किए जाने वाला माप कौन सा है। ऑप्शन है बेरोजगारी दर, ऑप्शन बी है श्रम उत्पादकता, ऑप्शन सी है श्रम सघनता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो श्रम बाजार में प्रयुक्त किया जाने वाला जो माप है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सा है, वो बेरोजगारी दर भी है, वो श्रम उत्पादकता भी है, वो श्रम सघनता भी है, अर्थात ये सभी हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकाधिकारी बाजार में प्रवेश पर नियंत्रण होता है। प्राकृतिक बाधाएं बिल्कुल, कानूनी बाधाएं ये भी, आर्थिक बाधाएं ये भी। ऑप्शन डी दिए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन। तो एकाधिकारी बाजार में प्रवेश पर नियंत्रण कौन हो मतलब कि नियंत्रण होता है, प्राकृतिक बाधाओं का मतलब प्राकृतिक बाधाएं, कानूनी बाधाएं, आर्थिक बाधाएं ये सब होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कानूनी बाधाएं हैं जिनमें एक कानूनी बाधा नहीं है। कानूनी बाधाएं हैं जिनमें एक कानूनी बाधा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया है आपका कॉपीराइट, बी ऑप्शन दिया है आपको ट्रेडमार्क, सी ऑप्शन दिया है उपभोक्ता आधिक्य और डी ऑप्शन दिया है पेटेंट अधिकार। तो ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट अधिकार जो होता है ये कानूनी बाधाएं हैं, जबकि उपभोक्ता आधिक्य जो है ये कोई कानूनी बाधा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एकाधिकार में सामाजिक लागत उत्पन्न होती है। एकाधिकार में सामाजिक लागत उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है महाभार हानि, ऑप्शन बी है लागान की चाह, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो एकाधिकार में सामाजिक लागत जो उत्पन्न होती है वो महाभार हानि और लगान की चाह ये दोनों होती है। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सरमन एक्ट अर्थात अविश्वास का जो नियम है वो कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1899 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1880 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1821 ईस्वी में। तो सरमन एक्ट जो है अर्थात अविश्वास का नियम जो है कब पारित हुआ भाई, 1890 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 1890 ईस्वी में पारित हुआ। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने
कि एक फर्म का पूर्ति वक्र निर्गत के स्तरों को दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया है एक्स अक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है वाई अक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है 2000 ओ अक्ष के द्वारा, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो एक फर्म का पूर्ति वक्र निर्गत के स्तरों को दर्शाती है एक्स अक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स अक्ष के द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि संघीय व्यापार संघ यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट का गठन जो हुआ था कब हुआ था, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। एग्जाम से प्रश्न ऐसे बन सकता है, तो कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 1918 में, बी दिया 1914 में, सी दिया है 1925 और डी दिया 1972 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करें कि संघीय व्यापार संघ अर्थात फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, अर्थात 1914 ईस्वी में फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा बड़े बड़े अक्षरों में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत जो है भाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें जितने भी लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है निक्षेप है, या वास्तविकता है, या विशिष्टीकरण है, या फिर सापेक्ष है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है वो विशिष्टीकरण है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, यानी अर्थात जो सा नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन वो करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं कौन? ए ऑप्शन दिया स्पर्धा तथा मूल्यों की कमी, ये लाभ होता है, या एकाधिकारों से बचत की लाभ होती है, या उपयुक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो स्पर्धा और मूल्यों में कमी भी होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, ये लाभ है पहली। दूसरा लाभ ये है कि एकाधिकारों से भी बचत होती, तो ये दोनों लाभ होते हैं, अर्थात ये उपयुक्त सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला है आपके सामने प्रश्न कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर होता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए दिया श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता में अंतर होता है, या बी ऑप्शन देता सीमा के नियम में जो है अंतर होता है, या विभिन्न मुद्राओं के नियम में, या फिर इनमें से किसी प्रकार के जो है नियम में नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो भाई बताने का प्रयास करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अंतर होता है ये इनमें से किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? तो इसके जो है प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है बेस्टोविल, बी है टाजिग, और सी है जॉन मिल, और डी है कर्नल रॉबर्ट परेख। तो यही है आपके कर्नल रॉबर्ट परेख जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधुनिक रूप क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधुनिक रूप क्या है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुएं, ऑप्शन बी है लागतों को मुद्रा में व्यक्त करना, ऑप्शन सी है मांग की लोच, और ऑप्शन डी है हान मान प्रतिफल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्या है प्रश्न कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधुनिक रूप क्या है? तो लागतों को मुद्रा में व्यक्त करना। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का आधुनिक रूप है कि लागतों को मुद्रा में व्यक्त करना, यही होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड जो है पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट टोरेंस, बी ऑप्शन है बेस्टेबिल, और सी ऑप्शन है टाजिग, और डी ऑप्शन है रिकार्डो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है भाई? तो इंटरनेशनल ट्रेड जो पुस्तक है इसके लेखक है टाजिग। कौन है भाई? टाजिग। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यापार की शर्तों को किस सिद्धांत के नाम से प्रसारित किया जाता है? किस सिद्धांत के नाम से प्रसारित किया जाता है व्यापार की शर्तों के सिद्धांत को? ऑप्शन ए दिया अवसर लागत सिद्धांत के नाम से, या बी दिया है पारस्परिक मांग के सिद्धांत से, या सी दिया है उपयुक्त ए और बी दोनों से, या फिर डी दिया इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो व्यापार की शर्तों को जो है किस सिद्धांत के नाम से प्रसारित किया जाता है? तो पारस्परिक मांग के सिद्धांत से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि व्यापार शर्त है। व्यापार शर्त क्या है? ऑप्शन ए दिया है दो देशों के बीच आयात विनिमय होता है, या बी दिया है दोनों देशों मतलब कि दो देशों के बीच आयात व निर्यात व विनिमय ये सब होते हैं, या सी दिया है उपयुक्त ए और बी दोनों, या फिर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार शर्त क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? व्यापार शर्त क्या होती है कि दो देशों के बीच आयात व निर्यात व फिर विनिमय जो होता है ये सब होता है, तो वही व्यापार शर्त होती है। दो देशों के बीच में आयात हो, निर्यात हो और विनिमय हो, अर्थात वस्तुओं का लेन देन हो, ये एक वस्तु हम दें उसके बदले में वो कोई दूसरी वस्तु दे, या फिर हम मुद्राओं से विनिमय कर लें। कई प्रकार की चीज़ें होती, विनिमय कई चीज़ों में किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रोफेसर रॉबर्टसन, विनिमय मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास पहले होता था विनिमय का मतलब कि आपके पास गेहूं है और हमारे पास चावल है। हमने चावल बोया था, आपने गेहूं बोया था। अब एक बोरा गेहूं हमने आपको दे दिया और एक बोरा चावल आपके बदले में हमने ले लिया आपसे, तो ये क्या हो गया? विनिमय हो गया, वस्तु का विनिमय हो गया। अब क्या होता है, मार्केट में आप जाते हो, 1 किलो सब्जी लाते हो, 1 किलो आलू मान लेते हो, 12 रुपये किलो खरीदे, 60 रुपये पसेरी आलू लेकर के आए। 60 रुपये पसेरी आलू दिया कि 60 रुपये उसको दिया, और उसके बदले में आपको 5 किलो आलू उसने भर करके आपको दे दिया। तो 5 किलो आलू आपको वस्तु मिल गई और आपने उसको क्या कर दिया, एक गांधी जी वाली नोट जो है उसको पकड़ा दी कि हाँ ये लो 60 रुपये में से काट लो। तो ये 60 रुपये के बराबर वो 5 किलो आलू है। तो इसी को जो एक प्रकार से मुद्रा विनिमय हम कहते हैं कि मुद्रा का हमने क्या कर लिया, मुद्रा से वस्तु, मतलब मुद्रा वस्तु विनिमय हो गया ये। ठीक, तो ये विनिमय माने होता है आदान प्रदान, अर्थात एक चीज मैं आपको दूंगा उसके बदले में आप मुझे दूसरी चीज दे दें, वही होता है विनिमय। ठीक, तो प्रोफेसर रॉबर्टसन ने व्यापार शर्तें जो है विश्लेषित की हैं। ऑप्शन ए है उत्पादकता पर आधारित है ये, या फिर बी है आयात व निर्यात पर आधारित है, या सी है उपयोगिता पर आधारित है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने व्यापार की शर्तें विश्लेषित करी है। तो प्रोफेसर रॉबर्टसन ने जो है व्यापार की शर्तें जो विश्लेषित की हैं वो उपयोगिता पर आधारित है। किस पर है? उपयोगिता पर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यापार की शर्तों क्या है? व्यापार की शर्तों में तटकर नीति में कर लगाया जाता है। तटकर जो नीति है उसमें कर लगाया जाता है, निर्यात पर या आयात पर, या आयात निर्यात दोनों पर, या इनमें से किसी पर नहीं लगाया जाता है। तो व्यापार की शर्तों में तटकर नीति में जो कर लगाया जाता है वो आयात पर भी लगता है और निर्यात पर भी लगता है, अर्थात ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्री कौन है भाई? तो स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक जो अर्थशास्त्री हैं वो है कौन? सर टॉमस मन हो गए, प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं और कोवल्ट, ये सभी हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि संरक्षण व्यापार के जन्मदाता कौन है, तो क्या बताएंगे? प्रोफेसर हैमिल्टन जो हैं, हैमिल्टन, वो संरक्षण व्यापार के जन्मदाता हैं। ओके, तो ये प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। आपसे पूछे कि व्यापार की शर्तों के जन्मदाता कौन है, तो प्रोफेसर मिल जो हैं वो व्यापार की शर्तों के कौन है? जन्मदाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ओके, आपसे पूछे कि व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, तो तटकर नीति भी प्रभावित करती है, कीमत स्तर भी प्रभावित करता है और आर्थिक विकास भी प्रभावित करती है। ठीक, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, तो ये सभी प्रभावित करते हैं। ओके, आपसे पूछे कि सीमा शुल्क जो एक प्रकार से लागू हुआ था, सीमा शुल्क कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था भाई? आप लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे, ये आप लोगों का काम है, आप लोग इसको बताएंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, आप लोग कहीं से भी इस प्रश्न का उत्तर आप देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि सीमा शुल्क जो हुआ था कब लागू हुआ था, कहीं से भी आकर के इसको बताने का प्रयास करें। ओके, सीमा शुल्क का प्रयोग जो है प्रभाव क्या होता है भाई? प्रभाव इसका ये होता है कि जो है मतलब कि संरचनात्मक रूप से होता है, भुगतान संतुलन में इसका काम होता है और इसी प्रकार से और भी कार्य होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं। आपसे पूछेगा कि मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जे.एस. मिल ने किया था। किसने किया था? जे.एस. मिल ने। आपसे पूछेगा कि मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से कौन अर्थशास्त्री संबंधित हैं, तो सैमुअल्सन जो हैं वो उसी से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर जो है स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि आभास लगान क्या है? आभास लगान है, ऑप्शन ए है फर्म के कुल लाभ के बराबर होता है आभास लगान, या फिर फर्म के कुल लाभ से अधिक होता है आभास लगान, या फिर फर्म के कुल लाभ से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आभास लगान आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, ये आभास लगान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आभास लगान कब उत्पन्न होता है? आभास लगान कब उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है अति अल्पकाल में, ऑप्शन बी है अल्पकाल में, सी है दीर्घकाल में, या डी है अति दीर्घकाल में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अल्पकाल में जो होता है आभास लगान जो है उत्पन्न होता है। कब? अल्पकाल में आभास लगान उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि पूर्ण अपशिष्ट साधनों में, पूर्ण अपशिष्ट साधनों में क्या होता है? कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है, या आय का एक अंश लगान होता है, या सी दिया है संपूर्ण आय का लगान होती है, या फिर ये तीनों दशाएं संभव हैं। तो पूर्ण अपशिष्ट साधनों में मेरे प्यारे दोस्तों कोई लगान उत्पन्न नहीं होती, पूर्ण अपशिष्ट साधनों में कोई लगान उत्पन्न नहीं होती है, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, क्या है भाई? आभास लगान फर्म की टीएफसी की राशि के बराबर कुल लाभ से अधिक होता है क्या? सदैव नहीं, या कभी नहीं, या फिर सदैव या कभी कभी। तो आभास लगान फर्म की टीएफसी की राशि के बराबर एवं कुल लाभ से अधिक होता है।
ये सदैव होता है या सदैव नहीं होता है, तो ये क्या होता है, सदैव नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है। ओके, तो सदैव नहीं, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सदैव नहीं। ओके, यही लगाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको देखेंगे कि पहले क्या है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के उपयोग के बदले दिया जाता है। ये कथन है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के उपयोग के बदले दिया जाता है, इस कथन का संबंध किस अर्थशास्त्री से है। तो लगान के बारे में बताएगा कि लगान की परिभाषा को देते हुए कहा कि भूमि की उपज का वह भाग जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के उपयोग के बदले दिया जाता है। ये कथन किसका है, ऑप्शन ए है मार्शल का, बी है रिकार्डो का, सी है पीगू का और डी है एडम स्मिथ का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा रिकार्डो। रिकार्डो ने कथन कहा था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, रिकार्डो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भूमि प्रकृति का किस प्रकार उपहार है। भूमि प्रकृति का किस प्रकार उपहार है। ऑप्शन ए है निःशुल्क उपहार है, ऑप्शन बी है भुगतान किया हुआ उपहार है, या ऑप्शन सी है क्रय किया हुआ है, या ऑप्शन डी है निर्माण किया हुआ उपहार है। तो भूमि जो है प्रकृति का क्या हुआ है भाई, निःशुल्क उपहार है। कैसा है, निःशुल्क उपहार हमको दिया गया है भूमि प्रकृति के द्वारा, अर्थात प्रकृति के एक प्रकार से ये उपहार है जो कि निःशुल्क है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के द्वारा तो निःशुल्क दिया गया है, लेकिन अगर आप किसी से खरीदेंगे तो निःशुल्क में नहीं देगा, पैसा लेगा वो। बढ़िया सा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लगान से आशय उन उत्पादन साधनों के मतलब कि लगान से आशय उन उत्पादन साधनों को किए गए भुगतानों से होता है जिनकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती। ये भी एक कथन है, और ये किसका कथन है। लगान की परिभाषा को देते हुए विद्वान ने कहा है कि उत्पादन जो है उत्पादन साधन जो होते हैं उनको किए गए मतलब उत्पादन साधनों को किए गए भुगतानों से होता है लगान का मतलब, जिनकी पूर्ति पूर्णतः क्या होती है, लोचदार नहीं होती है। यह कथन किसका है, ऑप्शन ए दिया है प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग का, बी है श्रीमती जॉन रॉबिन्स का, और सी है बोल्डिंग का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों प्रोफेसर स्टोनियर और हेग महोदय ने यह कथन कहा था। क्या कथन, कि लगान से आशय उन उत्पादन साधनों को किए गए भुगतानों से होता है जिनकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगान का रूप है। निम्नलिखित में से कौन लगान का रूप है। ऑप्शन ए है कुल लगान, बी है आर्थिक लगान, सी है पसंद जो है विदा लगान, या डी है ये सभी। तो कौन लगान का रूप नहीं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें, लगान का कौन सा रूप नहीं है। तो ये जो है कुल लगान, आर्थिक लगान, जो है विदा लगान, ये सब जो है लगान के रूप हैं। कैसे ये सब, सॉरी नहीं हमने बोल दिया था क्या, ये निम्नलिखित में से कौन लगान का रूप है। तो भाई कुल लगान भी लगान का रूप है, आर्थिक लगान भी है, विदा लगान भी होता है। तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा सभी प्रकार के। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूमि के प्रयोग के बदले में जो उसके मालिक को दिया जाता है उसे लगान कहते हैं। भूमि के प्रयोग के बदले में जो उसके मालिक को दिया जाता है उसे लगान कहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ए ऑप्शन है मार्शल का, बी है कार्बर का, सी है टॉमस का, और डी है रिकार्डो का। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, तो ये कथन है किसका, बी ऑप्शन है कार्बर। कार्बर महोदय ने कहा लगान की परिभाषा को देते हुए कि भूमि के प्रयोग के बदले में जो उसके मालिक अर्थात जो खेत का मालिक होता है, भूमि का जो मालिक होता है उसको दिया जाता है, मतलब कि उसके मालिक को दिया जाता है। भूमि के प्रयोग के बदले में जो उसके मालिक को दिया जाता है उसे लगान कहते हैं। ये बात कार्बर महोदय कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कीमत विभेद। अगला प्रश्न क्या है, कीमत विभेद का प्रकार बताओ। कीमत विभेद का क्या प्रकार है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें, एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है आपके। ओके, चलिए बताने का प्रयास करें फटाफट से। कीमत विभेद का प्रकार है, कीमत विभेद का प्रकार है। ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिगत कीमत विभेद, ऑप्शन बी आपको दिया है समयानुसार कीमत विभेद, ऑप्शन सी दिया है स्थानीय कीमत विभेद, और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त तो सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कीमत विभेद का प्रकार की व्यक्तिगत कीमत विभेद ये भी होता है, समयानुसार कीमत विभेद ये भी एक प्रकार होता है कीमत विभेद का, और स्थानीय कीमत विभेद ये भी एक प्रकार होता है, यानी कि ये डी सभी प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद को बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद को बांटा गया है। ऑप्शन ए है 4 भागों में, बी है 2 भागों में, सी है 3 भागों में, और डी है 5 भागों में।
करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो प्रथम श्रेणी के कीमत भेद को दो भागों में बांटा गया, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, लगान का सिद्धांत नहीं है। लगान का सिद्धांत नहीं, इनमें से कौन सा? ऑप्शन है रिकार्डो का लगान सिद्धांत, बी है कोर्नो का लगान सिद्धांत, सी है मार्शल का लगान सिद्धांत और डी है लगान का आधुनिक सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लगान का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो कोर्नो का लगान सिद्धांत ये नहीं है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, मतलब कि ये वाला नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आभासी लगान की अवधारणा प्रस्तुत की है। आभासी लगान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड मार्शल ने, ऑप्शन बी है रेमजे ने, ऑप्शन सी है रिकार्डो ने और ऑप्शन डी है मोजले ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आभासी लगान की अवधारणा जो प्रस्तुत करी किसने करी है? रिकार्डो ने करी है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। लगान का सूत्र क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करें, एग्जाम से में लगातार प्रश्न पूछा आता रहता है, तो ये आप लोग जरूर बताएं। एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछे कि शिशु का पोषण करो, बालक को संरक्षण दो एवं वयस्क को स्वतंत्र दो। क्या? शिशु का पोषण करो, बालक को संरक्षण दो और वयस्क को स्वतंत्र कर दो। ये कथन किसका है भाई? तो ये कथन है प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न पूछा आता रहता है। या फिर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रतिकूल चयन एवं नैतिक जोखिम की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? प्रतिकूल चयन एवं नैतिक जोखिम की अवधारणा को सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज अकरलोफ थे, जोसेफ जो है स्टिग्लिट्ज़ थे और माइकल स्पेंस, ये लोग थे। इन्होंने प्रतिकूल चयन एवं नैतिक जोखिम की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न आपके सामने क्या है कि लगान का सूत्र क्या है? एक हमने और भी आपको कथन अभी बताया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट कहते हैं कि शिशु का पोषण करो, बालक को संरक्षण दो और जो है वयस्क को स्वतंत्र कर दो। एग्जाम से प्रश्न बना हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2-3 बार, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, खेल सिद्धांत द्वारा अल्पाधिकारी समस्या का समाधान प्रस्तुत किसने किसने किया? खेल सिद्धांत के द्वारा अल्पाधिकारी जो समस्या होती है उसका समाधान किसने किया है? तो न्यूमैन एवं वो जो है मार्गेस्टर्न, दोनों लोगों ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, लगान का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है लगान बराबर वास्तविक आय माइनस जो है अंतरण आय, ऑप्शन बी दिया है लगान बराबर वास्तविक आय प्लस जो है अंतरण आय, बी सी दिया है लगान बराबर 2 गुणे वास्तविक आय माइनस जो है अंतरण आय, और सी डी दिया है आपको वास्तविक आय, मतलब कि लगान बराबर वास्तविक आय और अंतरण आय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस अंतरण आय, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, ये वाला। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर देखें फटाफट से। अगला प्रश्न है कि सामाजिक चयन के सिद्धांत के केंद्र में विश्लेषण निहित है। क्या भाई? सामाजिक चयन के सिद्धांत के केंद्र में विश्लेषण निहित है। ऑप्शन ए दिया है एकत्रीकरण, ऑप्शन बी दिया सामाजिक विकल्प, ऑप्शन सी दिया औद्योगिकरण, ऑप्शन बी जो डी दिया है आधुनिकीकरण। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सामाजिक चयन के सिद्धांत के केंद्र में विश्लेषण निहित होता है। सामाजिक चयन के सिद्धांत के केंद्र में विश्लेषण निहित होता है किसका? एकत्रीकरण का, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक चयन के औपचारिक अध्ययन की एक विशेष मतलब एक विषय के रूप में पहचान किसने दिलाई? सामाजिक चयन के औपचारिक अध्ययन की एक विषय के रूप में पहचान किसने दिलवाई? ऑप्शन ए है जीन चार्ल्स डी बोर्दा ने, बी है निकोलस जो है कॉन्डोर्से ने, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों लोगों ने, अर्थात जीन चार्ल्स डी बोर्दा ने और निकोलस जो है कॉन्डोर्से ने, दोनों ने, या फिर डी दिया है मेटेकॉफ ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन चार्ल्स डी बोर्दा और निकोलस जो है कॉन्डोर्से, इन दोनों ने मिलकर के सामाजिक चयन के औपचारिक अध्ययन की एक विषय के रूप में पहचान दिलवाई। ठीक, अगला प्रश्न, तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, द मार्केट फॉर लेमन्स। द मार्केट फॉर लेमन्स पुस्तक के लेखक कौन है? द मार्केट फॉर लेमन्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जॉर्ज अकरलोफ, ऑप्शन बी है माइकल स्पेंस और ऑप्शन सी है जॉर्ज मूले और ऑप्शन डी है स्पेंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द मार्केट फॉर लेमन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी दो दो मतलब इस पुस्तक के लेखक दो व्यक्ति हैं, एक तो जॉर्ज अकरलोफ ने भी इस पुस्तक को लिखा और जॉर्ज मूले ने भी लिखा। तो दोनों आपके एग्जाम्स में दिए भी हैं, तो आप लोग दोनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो जॉर्ज अकरलोफ और जॉर्ज मूले दोनों ने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया। यहाँ पर ऑप्शन सेट नहीं हो पाया, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, दोनों की पुस्तकें हैं द मार्केट फॉर लेमन्स। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है और आज का लास्ट प्रश्न इस वीडियो का आपके सामने आ चुका है। संरक्षण व्यापार के समर्थक कौन थे?
संरक्षण व्यापार के समर्थक कौन थे? तो ऑप्शन ए दिया हेगल, बी दिया प्रोफेसर किस्ते और सी दिया आपको प्रोफेसर एच कैटे और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो संरक्षण व्यापार के समर्थक कौन थे? प्रबल समर्थक थे प्रोफेसर फिस्ते। कौन थे? प्रोफेसर फिस्ते। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने करवा दिए। महासंग्राम श्रेष्ठ की जो है भूगोल की क्लास अभी आपकी रात के 8 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोगों ने देखा ही होगा इसको, तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य अटेंड करें और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी जो नए हमारे साथ छात्र छात्र जुड़े हैं उनको बता दूं कि यह वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध रहेगी। ये इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। इकोनॉमिक्स में आपने तमाम सारी चीज़ों को समझा। यहाँ पर आपको बता दूं बहुत सारे प्रश्न, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को करवाया गया है आपकी स्क्रीन पर। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने लगातार स्क्रीन पर आए हैं और सभी का आंसर बता दिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को इस चैनल पर पड़ी हुई मिलेगी आपको, ये दोबारा देख लीजिएगा वीडियो आप एक जब एग्जाम से में जाए तो 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, चाहे लिखित वाला पेपर हो आपका, चाहे ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हो, दोनों के लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को बहुत अधिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगर मिली है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं अधिक और सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने देता रहता हूँ। तो इस प्रकार से आप बीए की तैयारी अच्छे तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ, और मात्र एक चैनल जो कि विधिवत रूप से आपकी तैयारी करवाता है और लगातार आपके साथ जुड़ा हो रहता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बहुत सारी क्लासेस देने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अभी रात के 8 बजे से। ओके, चलिए धन्यवाद आप सभी का।